आप ज़रा सिंगल एंट्री का पहला वाला हैंड आउट ओपन करें और उसमें रिवीजन ऑफ एक्रूअल मैंने होमवर्क में दी थी आपको। रिवीजन 4 क्वेश्चंस दिए थे ना होमवर्क में। पहला क्वेश्चन सिर्फ मैं करवा रहा हूं आपको, उसकी वजह सिर्फ रिवीजन है, स्टेप्स लिखवाने थे जो ज़बानी बोले हुए हैं, लिखवाए नहीं थे, ज़रा जल्दी से उनको लिख लेंगे। तो रिवीजन ऑफ एक्रूअल एक हेडिंग थी। अगर नहीं हैंड आउट मिल रहा तो भी इतना मसला नहीं है, जब हम डाटा बोलेंगे तो उसको बस गौर से सुनते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है जी पहला, मिस्टर कासिम एक्वायर्ड अ शॉप। ये ना कहना दूसरे में मसला आया, तीसरे में मसला आया। जब मैं पूरी अप्रोच डिस्कस कर लूंगा आपके साथ तो इंशाल्लाह किसी में भी मसला नहीं आएगा, हो जाएंगे सवाल। करवा इसलिए रहा हूं कि मैं स्टेप्स लिखवाना चाह रहा था एक्रूवल्स के, ठीक है। मिस्टर कासिम एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट, ऑन ऐड कर लें बीच में। मिस्टर कासिम एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन 1 February 2011। जरा रिक्वायरमेंट पढ़े। प्रिपेयर रेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। यानी हमारा ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2011। और ईयर स्टार्ट क्या है फिर, यकम जनवरी 11। नहीं, ये ईयर स्टार्ट नहीं है यकम फरवरी, ठीक है। ईयर एंड अगर 31 दिसंबर है तो ईयर स्टार्ट फिर यकम जनवरी ही है। ईयर 12 महीनों का होता है। अच्छा जी, अब वापस आए सवाल पे। उसने, कासिम ने एक्वायर की ये शॉप ऑन रेंट, क्वार्टरली रेंट 9000 है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। प्लीज अब तो ये याद कर लें, ठीक है जी। अब एक्वायर किस दिन कर रहा है, यकम फरवरी को शॉप एक्वायर की इसने कराए थे। और रेंट क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने, फरवरी, मार्च और अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमारा साल तो यहाँ खत्म हो जाना। अब क्वार्टरली रेंट है, 2 सूरतें हो सकती हैं। या हर क्वार्टर का रेंट एडवांस में पे होगा, या हर क्वार्टर का रेंट एरियर में पे होगा। यानी पहले हम दुकान इस्तेमाल करेंगे 3 महीने, 3 महीने के एंड पे उन 3 महीनों का रेंट दे देंगे। या हम दुकान इस्तेमाल करने से पहले एडवांस में ही रेंट दे देंगे। बोरिंग कॉस्ट में हमने देखा था इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। 3 वो एडवांस में होता नहीं है, बहरहाल इंटरेस्ट 3 महीने लोन इस्तेमाल करने के बाद एरियर में दे रहे होते थे, ठीक है। अब इंटरेस्ट तो एडवांस में होता नहीं, रेंट तो एडवांस में हो सकता है, ठीक है। तो एडवांस में भी हो सकता है, एरियर में भी हो सकता है। सवाल बताया करेगा। सवाल ने कहा प्रैक्टिस बहुत कर ली है हमने, मुश्किल से मुश्किल सिनेरियो भी देख लिए हमने। सबसे अच्छी एडजस्टमेंट क्वेश्चन बैंक के अंदर हमें एक्रूअल प्री पेमेंट्स की मिली थी, जहाँ पे रेट्स 9 मंथ और रेंट, वो वाली एडजस्टमेंट थी। लेकिन एक बार ये करके स्टेप्स लिख लें ज़रा, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगा। फिर आज हम इनकम को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है, इसी एक्रूअल के हिसाब से जो इंट्रो में करते थे। तो ये चीज़ें फिर हेल्प कर रही होंगी, ठीक है। अच्छा, क्वार्टरली रेंट इज 9000। हर क्वार्टर का रेंट 9000 है, यानी पर मंथ 3 होगा। लेकिन वो उस तरफ नहीं जाना हमने, मैंने स्टेप्स जिस तरतीब से चलाने हैं वैसे ही चलाएंगे। ईच रेंट फॉर ईच क्वार्टर इज पेड इन एडवांस, दैट इज ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब फरवरी, मार्च और अप्रैल का 9000 यकम फरवरी को पे होगा, फिर यकम मई को, यकम अगस्त को, यकम नवंबर को। ये बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा, बस उसके बाद तो कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद क्या है, रिक्वायरमेंट। अब आप हेडिंग बनाएं, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चंस। स्टेप 1,
बोला करता था मैं अक्सर, शायद एक बार शॉर्ट लिखवाया भी था और कहा था लिखना मत, सुन लो, लिखवाऊंगा। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? वी विल राइट ओपनिंग। लिखें जी, वी विल राइट ओपनिंग। उर्दू वाले लिखें, हम ओपनिंग लिखेंगे। राइट ओपनिंग बेल। ठीक है जी, तो वी विल राइट ओपनिंग, सबसे पहला काम हम ओपनिंग लिखेंगे। तो रेंट का अकाउंट ओपन किया, इधर देखें, मैं यहां पर लिख दिया करता था एक्सपेंस, याद है? टेक्निकली ये सही नहीं है लिखना, टेक्निकली, लेकिन वर्किंग होती थी ये समझने के लिए कि कहीं ये इनकम ने एक्सपेंस है, ज़रा दूर से पता लगता रहा। वो अलग बात है कि इनकम आई को नहीं पूरे सिंगल एंट्री में, एक्सपेंस ही चलता रहा, इनकम की तरफ तो अब जा रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर पे ये आने लग जाएगी जस्ट। तो एक्सपेंस क्यों नहीं टेक्निकली कह सकते? इसी में हमारा पेएबल या प्रीपेड भी आ रहा है, इसी में पेड भी आ रहा है, इसी में एक्सपेंस भी आ रहा है। तो ये कंसोलिडेटेड लेजर था, 3 लेजर्स को मिला के अकाउंटेंट कहते थे एक ही बना लो, पेएबल या प्रीपेड वो भी इसी में, पेड भी इसी में, एक्सपेंस भी इसी में। अलग अलग लेने की बजाय हम ये तीनों एक ही जगह रखते थे। ठीक है, तो स्टेप 1 ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो भाई 1 जनवरी को तो 1 जनवरी को कुछ था ही नहीं, तो ओपनिंग अगर प्रीपेड हो तो एसेट है ना, नहीं है। 1 जनवरी 11 को पेएबल भी नहीं है। तो स्टेप 1 आपने लिखा, साथ साथ ये लेजर ओपन कर लिया होगा आपने, और साथ साथ आप ये स्टेप लिखते होंगे और ये लेजर के अंदर उसको परफॉर्म भी कर रहे होंगे। ठीक है, स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। वी विल रिकॉर्ड कैश। अगली बात बोला करता था, लिखनी भी है आज, क्योंकि प्रेप लीव तक जाते जाते बातें भूलने भी लग जाती हैं आपको, इसलिए मैं चीज़ें लिखवा देता हूँ। इसीलिए कल मैंने आपको रिटर्न वाली बात लिखवा दी थी, इसलिए मैं चीज़ें लिखवाता रहता हूँ उसके साथ। जैसे वो 3 रूल्स लिखवा दिए थे। रनिंग टॉपिक में तो लग रहा होता है यार ये कैसे हो सकता है हम ये भूलें, इतना अच्छा तो समझ आ गया, लेकिन जब 2-2.5 महीने गुजरते हैं और आप दोबारा से उसको देखते हैं, इसीलिए तो कहता हूँ कि टर्म टेस्ट हो, मॉक हो, चीज़ें दोबारा से रिवाइज करते रहें। बहरहाल किसी भी वक्त आप उसको, अब हफ्ते बाद भी देखें तो चीज़ें भूल रही होती हैं। ठीक है, तो वो लिखी हुई चीज़ पढ़ते ही फौरन सारी फिल्म सामने आ जाती है। तो रिकॉर्ड कैश करते हुए उसूल क्या ज़हन में करना है? इग्नोर द पीरियड कवर्ड बाय द पेमेंट। ठीक है जी, इफ पेमेंट इज in our period, record it, record it। इसको मैं उर्दू में आपको बार बार बोला करता था कि अंधाधुन, क्या कहते थे इसको? कैश को रिकॉर्ड करो अंधाधुन। क्या मतलब? अगले 10 साल का, अगले 50 साल का एक्सपेंस आज पे कर रहे हो भाई, पे करते हुए ये पेमेंट को रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं सोचना हमने कि जी कितने अरसे की पेमेंट है। तो रिकॉर्ड किया करते थे कैश, रिकॉर्ड करते थे पेमेंट, और उसको रिकॉर्ड करते हुए हम इग्नोर करते थे पीरियड कवर्ड। ऐसे ही है, क्योंकि ये पीरियड कवर्ड हम बाद में देखते थे क्लोजिंग निकालते हुए, ऐसे ही है ना। चलो, तो रिकॉर्ड करते हैं कैश। कैश साल में 4 दफा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अच्छा कैश किसका है? एक्सपेंस का है, इनकम का है? और भाई लिख रहा हूं ना, ये देख लेना, फिर ये अंधाधुन समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है बच्चों को, इसलिए मिटा ही देता हूँ। अच्छा, ये सोए हुए ऐसे करके देख लो कि लिखे अंधाधुन लिखा हुआ था। ओके जी, इग्नोर पीरियड कवर्ड का मतलब है अंधाधुन। ओके जी, एंट्री बोले, एक्सपेंस की पेमेंट हो रही है, एंट्री बोले एक्सपेंस डेबिट, किस दिन? 1 फरवरी 11 को रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 9,000 से। फिर 1 मई 11 को,
भाई तो लिखा हुआ है, क्या मसला है तुम्हें है जी। एंट्री बोले, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर 1 अगस्त को रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ये तो वैसे ही लग रहे थे, यहीं पे थे, अगले को भी नहीं सोचना। मैंने कहा पेमेंट रिकॉर्ड करते हुए कभी भी नहीं सोचेंगे ये कितने अरसे की पेमेंट है। तो 1 नवंबर 11 को रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो स्टेप 2 हमने किया। ठीक है। स्टेप 3, वी विल कैलकुलेट closing balance. We will calculate closing balance. अब क्लोजिंग कैलकुलेट करते हुए मैंने कहा था आखिरी पेमेंट को पकड़ लेना और उसकी रेंज चेक करना। साल में पेमेंट ही एक हुई है तो उसे एक को ही ले लो, एक से ज्यादा है तो आखिरी को। ठीक है। तो कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस में हम क्या करते थे, while calculating closing balance we take last payment and check the period covered। अब हम वो पीरियड कवर्ड को देखेंगे। आखिरी पेमेंट को देखा हमने, एंड चेक द पीरियड कवर्ड बाय इट। बस इतना लिख लें, बाकी जुबानी। ठीक है। कैश रिकॉर्ड करते हुए इग्नोर किया कवर्ड पीरियड, क्लोजिंग कैलकुलेट करते हुए चेक कर रहे हैं कवर्ड पीरियड। ठीक है। क्या मतलब, मैंने अगली बात नहीं लिखवाई, वो हमें ज़बानी पता है। हम आखिरी पेमेंट को पकड़ते हैं, उसकी रेंज चेक करते हैं। अगर तो वो हमारे साल से पहले ख़त्म हो जाती है उसकी रेंज, उसका पीरियड कवर्ड, तो इसका मतलब हमारे साल के कुछ महीने क्लोजिंग में पेएबल हैं। और अगर वो हमारे साल से आगे निकल जाती है तो वो क्लोजिंग में प्री पे है, हमने अपने साल के आगे का कोई खर्चा भी पे कर दिया हुआ है। ठीक है। तो वो बात मैंने लिखी नहीं है, बस ये कि हमने वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग वी टेक लास्ट पेमेंट एंड चेक द पीरियड कवर्ड। अगर पीरियड कवर्ड साल से पहले खत्म हो रहा है तो क्लोजिंग में पेएबल, और अगर चेक का ये क्लोजिंग पीरियड जो है पीरियड कवर्ड वो साल से आगे निकल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग में प्रीपेड। तो चेक करते हैं, ये हमारी आखिरी पेमेंट। ये आखिरी पेमेंट कितने महीनों का कराया है, तो हमारा साल खत्म हो रहा था 31 दिसंबर को, हमने देखा ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक फैली हुई। तो एक महीना प्रीपे है, क्लोजिंग में प्रीपेड है, तो इसका मतलब, अच्छा क्लोजिंग में प्रीपेड है तो इसका मतलब क्लोजिंग में पेएबल नहीं है कि नहीं? बोलो ना, ये मतलब तो है ना। मैंने कहा लिख तो लेना जरा, लेजर पूरा पूरा नजर है। और क्लोजिंग में क्या आ गया है, आपने कैलकुलेशन की तो क्लोजिंग में प्रीपेड आ गया। अब प्रीपेड कैलकुलेट करने का तरीका आप सीख चुके हैं। आप कहते थे जी ये 9000 अगर 12 महीनों का है तो डिवाइडेड बाय 12, अगर 9 का है डिवाइडेड बाय 9, अगर 3 का है तो डिवाइडेड बाय 3। इससे निकल आएगा पर मंथ रेंट। और कितने महीने प्रीपेड है, एक ही महीना प्रीपेड है, तो क्लोजिंग प्रीपेड 3000 आ गया। तो स्टेप 3 लिखें और उसको परफॉर्म करें। मैं हटूं? अब ठीक है, सांस रोकना पड़ा मुझे। स्मार्ट सा तुम्हारा उस्ताद है और तुम लोग तुम तो जलते हो। मेरी माँ तो मुझे अभी भी कमजोर कहती है, अब मैं क्या करूं। जैसे आपकी माँ आपको अभी भी चांद कहती है, वो मेरा चांद, मेरा पुत्र, वो मेरा चांद। चले चले सुने, हो गया।
स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर will be taken to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर इधर देखिए, बैलेंसिंग फिगर यहां पे आया करती थी, कितनी आ रही है? आप कहोगे ये तो वैसे ही पता लग रहा था हमें, 3000 एक महीने को तो 11 महीने का कराया. मुझे पता है आपको वैसे पता लग रहा है, लेकिन आपने ऐसे ही ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने. हम इनको चेंज करके भी परफॉर्म कर चुके हैं. एक सवाल ऐसा देखा जिसमें क्लोजिंग निकल आया, एक्सपेंस निकल आया, कैश नहीं था, बैलेंसिंग निकाला जिसमें वो कैश में गड़बड़ थी. एक सवाल ऐसा देखा कि ओपनिंग क्लोजिंग मौजूद है, ओपनिंग मौजूद है, कैश नहीं गिवन लेकिन एक्सपेंस का डाटा है वो लिखा हमने, फिर क्लोजिंग लिखा, फिर कैश बैलेंसिंग. कभी कैश दे दिया उसने, क्लोजिंग मिसिंग कर दिया. तो ये स्टेप्स बदल जाया करते हैं. ओपनिंग लिखना है, रिकॉर्ड करना है कैश. ये सब स्टेप्स हैं, ये हैं 4 स्टेप्स. इनमें से जो अवेलेबल होगा, 4 में से 3 अवेलेबल हुआ करते हैं, 1 मिसिंग होता है, हम उसको फिर रीअरेंज कर लेते थे. ठीक है. कैश नहीं होता था तो पहले वो एक्सपेंस दे देता था, फिर क्लोजिंग दे देता था, कैश बैलेंसिंग. कैश होता था, एक्सपेंस होता था, क्लोजिंग नहीं होता था, बैलेंसिंग. कैश नहीं होता था, एक्सपेंस और क्लोजिंग होता था, तो कैश बैलेंसिंग. तो ये हम चेंज करते रहा करते थे. ठीक है. तो स्टेप्स यही 4 हैं, ऐसे ही लिखिएगा. इनको चेंज किया जा सकता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक. ओके, नोट करें जल्दी से. और फिर आज इनकम के बारे में. वैसे आपका होमवर्क ऐड भी हो रहा है थोड़ा सा, मतलब कुछ ने ना किया हो, जिन्होंने किया हुआ हो उनका तो काम हो गया ना. हैंड आउट नंबर 1 सिंगल एंट्री में रिवीजन ऑफ एक्रूवल क्वेश्चंस. ज्यादातर बच्चों ने कर लिए होंगे. 3 क्वेश्चंस इसके बाद रहते हैं. ठीक है जी. कितने बच्चों ने किए हुए हैं ये? चले, बाकियों को भी अल्लाह तौफीक दे, इसीलिए लिख दिया यहाँ पे. ये लाजमी कर लेना और हर बार करते हुए ये जहन के अंदर, बल्कि सामने ये रख के रिवाइज कर लेना, फायदा होगा इससे. तो रिवीजन ऑफ एक्रूवल्स में ही हमने पहली रिवीजन की है एक्सपेंसेस की. एक्सपेंस में एक्रूवल का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सपेंस या कभी कभी पेएबल हुआ करता है या कभी कभी प्रीपेड भी हो जाता है. ज़बानी ये बात की थी, ये आपके सामने लिखी हुई है. एक्सपेंस प्रीपेड है तो क्या है? एसेट. एक्सपेंस पेएबल है तो क्या है? लायबिलिटी. एक्सपेंस प्रीपेड है तो क्या है? एसेट. प्लीज, एक्सपेंस पहले से पे कर दिया हुआ है, पहले से पे किया तो एंटाइटल फील कर रहे हैं कि हमने आगे सर्विसेज यूज करनी है, कोई पैसे पे नहीं करने. तो एक्सपेंस प्रीपेड है तो एसेट, एक्सपेंस पेएबल है तो. जितना पढ़ा रहा हूं ना बोर्ड, सिर्फ उतना पढ़ना है. पिछली क्लास का लिखा हुआ बोर्ड आपने नहीं पढ़ना. ओके. एक्सपेंस तो तरतीब से पढ़ाऊंगा, ये आपके लिए लिखा हुआ है. ठीक है. एक्सपेंस प्रीपेड है तो एसेट, एक्सपेंस पेएबल है तो लायबिलिटी. प्रीपेड का दूसरा नाम एडवांस, और पेएबल के कई से नाम ड्यू, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एरियर्स. आधा खतरनाक लफ्ज हैं, जिसके साथ लगे हों उसका मतलब देंगे. एक्सपेंस के साथ लगे हैं तो ये पेएबल है. कभी जो इनकम के साथ लगे मिल जाए तो इनकम पेएबल तो हो नहीं सकती, फिर वो बाद में देखेंगे. अभी इस तरफ को आपने नहीं देखना, सिर्फ इतनी सी चीज भी साथ ही नोट कर लीजिए. ये हमने रिवीजन की है एक्सपेंसेस की. ठीक है जी. रिवीजन ऑफ एक्रूवल्स में वो जो इंट्रो में हमने एक्रूवल्स का टॉपिक पढ़ा था, उसमें एक्सपेंसेस की रिवीजन हो गई. वैसे तो ये सिंगल एंट्री के अंदर खूब हो चुकी थी, लेकिन मैं ज़रा स्टेप्स लिखवाना चाह रहा था ताकि आपके रिकॉर्ड में आ जाए. ज़रा
जितना बोर्ड में पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ना है। मैंने अभी ये इनकम वाली साइड नहीं ना पढ़ाई, इसको देखना भी नहीं है आपने, मौका आने पे देखेंगे, ठीक है। नजर आ रहा? तो क्या करूं? किसने कहा? देखो ना, अब अगर मैं यहाँ पे ये पास पेपर 4 इतनी जगह पे लिखता, पास पेपर हैंड आउट 1 इतनी जगह पे लिखता, तो इस जगह पे ये पूरा नहीं आना था। तो बोर्ड मैनेजमेंट मेरी मजबूरी है, ठीक है, गुजारा करना पड़ता है कभी कभी, इसीलिए बोल रहा होता हूँ। ये स्टेप्स कुछ मिटे ना, बस मेरी कोशिश ये होती है कि आपके सामने जो लिखा हो उसमें से मैं क्लास के एंड पे मैं बोर्ड में कुछ मिटाऊँ ना, अज हद मजबूरी की सूरत में कुछ मिटाना पड़े तो जगह ना बचे, तो कोशिश यही होती है, ठीक है, ताकि सब चीज़ें आपके सामने। मैं अगले रिसेंट टाइम का क्वेश्चन एक सफ़े पे सॉल्व करके इसीलिए लाया था, सब कुछ सामने हो। किधर है ये तारे का? ये नजर क्यों नहीं आ रहा? आज तो मोक्केल ही बना हुआ है, नजर आए बगैर वाज़ेह है। ओके, अगली हेडिंग बनाए, इनकम्स। मैं स्टेप्स बिल्कुल नहीं लिखूंगा, समझा रहा हूं सिर्फ। इनकम को समझने के लिए पिछली क्लास में 12 का साल अज्यूम किया था ना, तो ये हमारा साल है 2012, यानी ये आप यहाँ मौजूद हैं, ठीक है जी। 2012 में ये आपके साल का शुरू है, ये आपके साल का ख़त्म है, इख्तिताम, आगाज, ठीक है जी, ठीक हो गया। ये आपका गुजरा हुआ साल, ये है आपका आने वाला साल, ठीक है बेटा। तो आसानी से समझ आ जाए इनकम के केस में कब इनकम रिसीवेबल है यानी एसेट, कब इनकम लायबिलिटी है यानी एडवांस, ठीक है। तो इसके लिए ज़रा जो आपने इनकम्स की हेडिंग बनाई है, अभी मैं इनकम एक्सपेंडिचर शुरू नहीं किया, अभी मैं एक्रूवल की रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है जी। इनकम्स की हेडिंग में है ना, एक्रूवल्स की रिवीजन में नंबर इनकम्स, उसके नीचे आपने ये बना लेना है सबसे पहले 11, 12, 13, ठीक है जी। इसी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ बात। अच्छा जी, मैंने करंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं लिखा, उससे कंफ्यूज होते हैं, सामने साल लिखे हैं 11, 12, 13 बोलते हुए 11, 12, 13 बोल देंगे, 1 मिनट में सारी कहानी समझ आ जाएगी, ओके। अच्छा जी, हमारा साल कौन सा है? 2012। मुझे ये बताएं, इनकम हो 12 में और रिसीवेबल हो जाए, ये कब होगा? नहीं, 12 में इनकम रिसीवेबल कैसे बनेगी? वो कौन सा इवेंट होगा जो रिसीवेबल बनाएगा इनकम को? कोई ताल्लुक नहीं 11 लगे हुए हो, मैं कह रहा हूं 12 में इनकम रिसीवेबल कैसे बनेगी क्लोजिंग डेट पे। चलो अब ठीक है, अब ठीक है। 12 के क्लोजिंग, मैं क्लोजिंग पहले समझाऊंगा ना, ओपनिंग खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारा साल 12 है ना, ठीक है। 12 के साल में इनकम रिसीवेबल कब होगी? जब हम गुड्स बेच चुके हों, डिलीवर कर चुके हों, या सर्विसेज रेंडर कर चुके हों। अब मैं गुड्स की बात नहीं करूंगा, गुड्स के अंदर तो हम बहुत करते आए जी, बैंक वो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कब करते थे? गुड्स डिलीवर कर चुके हैं, पैसे अभी नहीं आए। तो अब मैं बात जरा सर्विसेज की करूंगा, ठीक है। तो 12 में हम सर्विसेज दे चुके, यानी अपने हिस्से का काम कर दिया, 12 में पैसे रिसीव नहीं हुए, तो फिर हम क्या कहेंगे? हमारी इनकम क्या है? रिसीवेबल। तो सबसे पहली हेडिंग बनाएं, क्लोजिंग रिसीवेबल। ये लेजर बेशक बना दें, इसके नीचे अब ये लिखना शुरू करें, पहले आप ये 4 बातें लिख लें, फिर लेजर बना लीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं। पहली डेफिनेशन लिखें, क्लोजिंग रिसीवेबल। कोई टेक्निकल डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यही बात सादा अल्फाज में जैसे बोली थी वैसे ही लिखेंगे। क्लोजिंग रिसीवेबल लिखें,
नहीं हो भाई, अनअर्न्ड रिसीवेबल अनअर्न्ड नहीं होती। क्लोजिंग रिसीवेबल की डेफिनेशन लिखें, सर्विसेज आर रेंडर्ड या प्रोवाइडेड, एक ही बात है, सर्विसेज आर रेंडर्ड इन 2012, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन 2012 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2013। मैं वो करंट नेक्स्ट ये करते ही नहीं है, ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। सामने 3 साल हैं, हम कहां पे मौजूद हैं? 12 में। 12 में क्लोजिंग डेट पर मैं कह रहा हूं रिसीवल कब बनेगा? जब सर्विसेज 12 में दे ली, कैश 12 में रिसीव नहीं हुआ। तो सादा सी बात है, क्लोजिंग रिसीवल की डेफिनेशन क्या बनी? सर्विसेज आर रेंडर्ड इन 2012 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2013। और चलो बाद में लिखता हूं, ये तो हो गया क्लोजिंग रिसीवेबल। ओपनिंग कैसे बनेगा रिसीवेबल? क्लोजिंग समझ लिया, तो ओपनिंग में ओपनिंग लिखना ऐसे ही है। सोच के बताओ क्या लिखोगे? हाँ, सर्विसेज 11 में दी थी, कैश 11 में नहीं रिसीव हुआ होगा, तो 12 में ओपनिंग पर रिसीवेबल है ना। ठीक है, तो अब इसकी अंग्रेजी बिल्कुल ऐसे ही सादा से अल्फाज में लिखो। अगली हेडिंग बनाओ, ओपनिंग रिसीवेबल। नंबर 2, ओपनिंग रिसीवेबल लिखें, सर्विसेज वर रेंडर्ड इन 11। ये जरा आसानी से 12 में खुद को लाखड़ा किया ना, तो अब ये आसानी से हम ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल बता सकते हैं। बिल्कुल मैं इंट्रो वाली बातें कर रहा हूं आपके साथ। सर्विसेज वर रेंडर्ड इन 2011 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2012। हाँ, बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2012। 12 क्या नहीं, लाजमी नहीं है, पर रिसीवेबल तो है ना। मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ओपनिंग क्लोजिंग, मैं रिसीव्ड की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं रिसीवेबल कब है? जब सर्विसेज दे रखी थी, 12 में रिसीव होना है, रिसीवेबल है, ठीक है ना। लेकिन वो जरा आसान बच्चों को समझा रहा हूं ना, लिखवाते हुए बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा। ये मेरे अगले अल्फाज वैसे यही थे कि रिसीव हो या ना हो, इसको नहीं सोचना आप, ठीक है। वो बात की बात, वो तो बैडेड भी हुआ करेंगे इंशाल्लाह। ये होमवर्क में जब आप ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, पेज 145 पे 5, इनमें बैडेड भी आएगा, समझाऊंगा कल जी। तो क्लोजिंग, ओपनिंग, रिसीवेबल। रिसीवेबल इनकम रिसीवेबल हो तो एसेट है, लायबिलिटी है? एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड पे आता है और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है जी, सही है, ठीक है, ओके। अगली बात, क्या एक्सपेंस तो एसेट बन जाता था जब प्रीपे करते थे, और इनकम एसेट बन गई जब रिसीवेबल है। एक्सपेंस पेएबल होता था जब हमने पे नहीं किया होता था। क्या इनकम में भी लायबिलिटी का सिनेरियो बन सकता है? कैसे, कब? हाँ, 12 का क्लोजिंग है, 12 आपका साल है, क्लोजिंग डेट पे आप खुद को लायबल फील कर रहे हो इनकम के केस में, वो कब होगा? ऐसे ही आसान अल्फाज में बताना है, कैश इज रिसीव्ड इन 12 बट सर्विसेज विल बी रेंडर्ड इन। अब कैश 12 में ले रखा है, तो 31 दिसंबर 12 को आप खुद को लायबल फील कर रहे हैं, तो लिखे क्लोजिंग एडवांस। तीसरी हेडिंग बनी क्लोजिंग एडवांस, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है ना, लिखे कैश इज रिसीव्ड इन 12, हम 12 में खड़े हैं, 12 के क्लोजिंग डेट पे हम कह रहे हैं लायबिलिटी कब बनेगी? कैश इज रिसीव्ड इन 2012 बट सर्विसेज विल बी रेंडर्ड इन 2013। अब आपने 13 में जाना नहीं, आप खड़े यहां पे, देखिए मैंने 12 में आपको खड़ा किया हुआ, ठीक है। कैश इज रिसीव्ड इन 12, सर्विसेज विल बी रेंडर्ड इन 13। ये क्या बन गया? क्लोजिंग डेट पे हमारा, हमने एडवांस इनकम दी, हम पे लायबिलिटी बन गई, ठीक है, ओके। अगर क्लोजिंग एडवांस लायबिलिटी ये डेफिनेशन है, तो ओपनिंग एडवांस लायबिलिटी की क्या डेफिनेशन होगी? लिख सकते हो ना। तो ये 11, 12, 13 ने जरा जिंदगी आसान कर दी, कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया। तो अगली हेडिंग बनाएं, ओपनिंग एडवांस।
तो लिखें कैश वॉज रिसीव्ड इन 11, हम तो 12 में है ना, कैश वॉज रिसीव्ड इन 11 बट सर्विसेज विल बी ही लिखें। ओपनिंग डेट पे तो मैं यही कह रहा हूँ लायबिलिटी क्यों है, अभी मैंने सर्विसेज देनी है इस साल में, ठीक है ना। तो कैश वॉज रिसीव्ड इन 11 बट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन 2012। तो हमारे ओपनिंग डेट पे ये क्या बन गया, एडवांस यानी लायबिलिटी। तो एडवांस इनकम क्या है, एसेट, बोझ कमाया नहीं और पैसे ले लिए, बोझ है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अगर ओपनिंग है तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग एडवांस, ठीक है जी, और क्लोजिंग डेट पे, ठीक है जी। ठीक हो गया, चल। अच्छा अगली बात, एडवांस लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी है, मत पढ़ें इधर, मुझे जवाब दें पहले, क्या लायबिलिटी है। हमने कैश ले लिया, देखें 2-3 दिन पहले हमने एक एडजस्टमेंट की, गुड्स की थी, पैसे ले लिए, गुड्स अगले साल देनी थी, हमने कहा था लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर। सर्विस हो तो क्या होता है, पैसे ले लिए तो लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर, इसलिए ये एडवांस, क्लोजिंग एडवांस क्या है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड। लायबिलिटी क्यों है, ये प्रोवाइड करनी है हमने सर्विसेज इन फ्यूचर। तो रिसीवेबल कब हो गया, जब एक हमने इनकम कब रिकॉर्ड की, हमने कहा जी पैसे हमने कमा लिए हैं, हमने अपना काम कर लिया है, तो हमारा एक राइट टू रिसीव कैश एस्टेब्लिश हो गया है। तो रिसीवेबल होगा तो राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है, इसलिए एसेट है, ठीक है, क्लियर। अगली बात, ये तो होगी ओपनिंग क्लोजिंग की बात। इधर जैसे एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग था, वैसे ही हमने इनकम का भी ओपनिंग क्लोजिंग देख लिया। मुश्किल तो यही था। अब 2 चीजें और भी हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर। तो कैश की बात करते हैं, मैं आपको कहा करता था कैश की तरफ से सोचो, कैश की तरफ से। इनकम है, कैश डेबिट या क्रेडिट, बस कैश सही डेबिट करोगे तो फिर दोबारा इस अकाउंट को तो आप डेबिट करने से रहे, तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। और चौथा स्टेप आज भी वही है, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी द बैलेंसिंग, ठीक है जी, बात समझे हो। अच्छा मिसाल के तौर पे इनकम ही होती है सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन कहते हैं जैसे आपने कोई जिम ज्वाइन किया और आपको मंथली पेमेंट्स करनी पड़ती हैं वो सर्विसेज यूज़ करने के लिए, मशीनें यूज़ करने के लिए, तो वो मंथली सब्सक्रिप्शन है जो आप पे कर रहे होते हो। तो वो जिम के लिए एक इनकम होगी, आपका एक्सपेंस है, जिम के लिए वो क्या है, एक इनकम है। तो एक एग्जांपल सब्सक्रिप्शन इनकम की भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब प्रैक्टिकली ये अकाउंट हम अभी पहले सवाल के अंदर बना लेंगे, बेसिक सा सवाल, इसी डाटा को यूज़ करते हुए। ये स्टेप्स ही हैं, बस होगा क्या, ओपनिंग नेचर बदल रही है, क्लोजिंग की नेचर बदल रही है, कैश का मिरर बन गया ना, मिरर, कैश का रुख बदल गया, और प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर क्या है, इनकम, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, डिफरेंट नाम है, क्या मतलब, इनकम इन एडवांस का दूसरा नाम है इनकम अनअर्न्ड। अभी अर्न नहीं कहीं रिसीव की कर लिया, लिखा हुआ है कहीं पे, अभी वो नोट कर लेना। पहले सुनो, एडवांस इनकम अनअर्न्ड भी कहते हैं, डेफर्ड भी कहते हैं, डेफर्ड अनअर्न्ड एडवांस, ठीक है। रिसीवेबल है तो वही वाले मुख्तलिफ खतरनाक नाम, अगर ड्यू, एरियर, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बजाय इनकम के साथ लगे हों तो इनकम कभी पेएबल तो हो नहीं सकती, फिर इनकम क्या होगी, रिसीवेबल, ठीक है। तो ये आपने इनकम के लिए वैसे ही लिख लिया। इनकम भी एसेट हो सकती है, इनकम भी लायबिलिटी हो सकती है। इनकम कब एसेट है भाई, आप ये कहना इनकम कैसे एसेट, भाई इनकम कमा ली है, नहीं मिली तो एसेट, और इनकम नहीं कमाई, एडवांस में पैसे आ गए तो लायबिलिटी, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इनकम रिसीवेबल है तो एसेट, और इनकम इन एडवांस है तो लायबिलिटी। इनकम रिसीवेबल है तो एसेट, इनकम एडवांस है तो लायबिलिटी, ओके। अब
एडवांस का दूसरा नाम अर्नड है, रिसीवेबल वही खतरनाक नाम इधर लगा दिए तो यहाँ एसेट बन गए। देखो ये खतरनाक नाम इधर लगे थे एक्सपेंस के साथ तो लायबिलिटी, ये खतरनाक नाम इनकम के साथ लगे तो एसेट बना दिया उसको। जल्दी से इसको भी नोट करें और पास पेपर 3 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपन कर लें। देखें जी, पिछली क्लास से भी अर्ज किया था कि आधे घंटे में पहला सवाल करवाना होता है। बहुत आसान काम है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी हों, शायद जो मैं कहूँ कि बस टाइम कम है ये लिख लो, क्योंकि मैं बेसिक फॉर्मेट से आपको आज गुजारना चाहूँगा इनकम एक्सपेंडिचर के। हमने इस टॉपिक को देखें, सिंगल एंट्री में भी हमें पहले दिन सब बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन एंड तक आते आते अब हमें सब कुछ पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले ही दिन सब बातें ही पता चल जाती। उम्मीद तो है क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल निकाला है, इसमें ज़्यादा बातें ना आए और सिर्फ बेसिक फॉर्मेट जो है वो उससे हम गो थ्रू कर लें, ठीक है। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको समझ ना आए तो फिर आप थोड़ा सा होल्ड कर लें उसको। अच्छा जी, देखिएगा ज़रा, हमने बचपन में इंट्रो में पढ़ा कि पहले लेक्चर्स में उस्ताद पढ़ाया करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो हम उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है तो उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, उसे बिजनेस। फिर हमने उस वक्त सुना था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग हम FAR 1 में जाके करेंगे, तो आज वो काम शुरू हो रहा है। तो जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएगी नेवर। उसका मकसद ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, क्योंकि प्रॉफिट कमाना इसका मकसद नहीं। बता रहा हूं ना चेंज क्या है। बाकी सिंगल एंट्री का सवाल करने के बाद आपको लगेगा आग के कोयलों पे चल रहे थे, फूलों पे आ गए। काम वैसे ही करना है, काम बिल्कुल वैसे ही, सवाल की अप्रोच बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहाँ पे कमाल क्या होगा, लेजर में से एक ही बैलेंसिंग फिगर निकला करेगी, ठीक है। कोई एक आधी जगह पे जाके कहीं आगे जाके किसी सवाल में मुश्किल पेश आए तो आए थोड़ी बहुत। सिंगल एंट्री वाला सर्कस नहीं होगा यहाँ पे, बहुत सुकून है, देखेंगे आप। वैसे थोड़ा ही 25-30 मिनट में मैंने पहला सवाल आपको करवा देना, कुछ नया आपके लिए होगा ही नहीं सिवाय 2-3 चीज़ों के जो मैं यहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाएगी भाई, इनकम्स तो होंगी। इनकम्स क्या इनकम्स होंगी भाई, एक रफाही इदारा है, डोनेशंस मिलेंगे, चंदे आएंगे, ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं सब्सक्रिप्शन देंगे, तो ये कुछ एक दो बस नाम काफ़ी हैं, एक दो नाम काफ़ी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ये आएंगी वन बाय वन, हम रोज़ एक दो चीज़ें नई ऐड किया करेंगे। हम नए सवाल, कल वाले सवाल के अंदर 2-3 चीज़ें और आएंगी, परसों में 2-3 और, इस तरह से हम एंड तक जाते जाते स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। फिर मैं एंड पे आपको एक सवाल दूंगा खुद से, उस सवाल में सब कुछ ही उस इनकम एक्सपेंडिचर का होगा, क्योंकि वो पास पेपर में इकट्ठा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इंशाल्लाह सब बातें समझ आती जाएंगी। इनकम्स तो बहरहाल होती हैं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ही उसको चलने के लिए, खर्चे पूरे करने के लिए पैसे तो चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पिछली क्लास वालों ने कहा सर आप ना अपने वजन का ख्याल नहीं कर रहे, तो मैंने कहा हाँ तुम लोगों ने ख्याल किया तो चलो मिलकर स्पोर्ट्स क्लब बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर पूरी विसिनिटी में कोई अच्छा स्पोर्ट्स क्लब मौजूद नहीं है। तो हमने ये इरादा किया और हमने मुखय्यर हजरात से मिलना शुरू किया। किसी ने हमें ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, किसी ने कहा बिल्डिंग में इतने पैसे हम कर लें, किसी ने कहा फ़लाँ चीज़, फ़लाँ बैडमिंटन कोर्ट मेरे ज़िम्मे, किसी ने कहा स्विमिंग पूल मेरे ज़िम्मे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है, ठीक है चीज़ें। तो
हमने स्पोर्ट्स क्लब बना लिया। अब ये स्पोर्ट्स क्लब चलना है तो बिजली का खर्चा भी आना है, ठीक है। ग्राउंड्स में लाइट्स लगी होती हैं, बिजली गैस के खर्चे हैं, यूटिलिटीज़ के खर्चे हो गए, मुलाजिम रखे हुए हैं उनकी तनख्वाहें भी होंगी, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, आपकी शटल्स इस्तेमाल हो रही हैं, ये इक्विपमेंट वगैरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का खर्चा होने। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए पैसों की ज़रूरत तो है। अब वो पैसे आने के 2-3 रास्ते हुआ करते हैं। या तो उसी तरह से डोनेशंस होंगे कि हमने उन मुखैर हजरात से ये कह दिया कि देखें आपके भी बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, उन्होंने भी तो इसी सोसाइटी में रहना है, तो ऐसी एक्टिविटी मौजूद होगी तो जिन एक्टिविटीज़ में आजकल नौजवान नस्ल उलझ रही है उसमें नहीं उलझेगी। स्पोर्ट्समैन जो होता है वो हर चीज़ का ख्याल रखता है, बुरी एक्टिविटीज़ में जाने की बजाय वो अपने आप को फिट रखता है। तो इस माहौल के अंदर, माशरे के अंदर ओवरऑल एक स्पोर्ट्स का कल्चर होगा। तो आप इसमें हमें फ्यूचर में भी कंट्रीब्यूट करते रहें, तो डोनेशंस आ रहे होंगे, ठीक है। फिर जो स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करेंगे उनसे भी कुछ पैसे लिए जाते हैं। ये कोई प्रॉफिट मकसद नहीं है कमाना, मकसद है कि स्पोर्ट्स क्लब चलता रहे, उसके खर्चे पूरे करने हैं। आप लोग मिलके क्रिकेट खेलते हैं, कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? आप लोग 50-50, 100-100 रुपये एंट्री इकट्ठी करते हैं, टेप लेते हैं, बॉल लेते हैं, आप लोग हफ्ते के बाद एंट्रीज रख लेते हैं। जो लोग सोशली ये एक्टिविटी करते हैं उनको पता है। तो उसका मकसद क्या होता है? उस नॉन प्रॉफिट छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, ठीक है। तो इनकम्स हो रही हैं डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, ठीक है, और फिर कुछ एक्सपेंसेस भी चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इनकम्स भी कमानी है और एक्सपेंसेस भी इनकर करने हैं, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और ये इतना कुछ सिंपल है, इतना कुछ सिंपल है कि इधर देखें, नाम आ गया, यहाँ पर इनकम्स 4-5 लाइनें इसके लिए खाली छोड़कर, यहाँ पर एक्सपेंसेस और बाकी सफ़ा खाली। ये इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। बहुत टेक्निकल लगा ना, बहुत टेक्निकल लगा, ठीक है। फजूल नहीं बोलना, हाँ या ना में जवाब देते रहे। आगे से वो बोला ना तो फिर देखना, ठीक है। सुनो, इनकम्स के लिए 6-7 लाइनें खाली छोड़ी, एक्सपेंसेस की हेडिंग दी, बाकी सफ़ा खाली। अब एंड पे क्या होगा? हो सकता है हमें पैसे रिसीव ज़्यादा हुए हों और इस पीरियड में हमारे खर्चे कम हुए हों, तो ऐसी सूरत में हमारे पास कुछ सरप्लस बच जाएगा। ये सरप्लस क्या करेंगे? घरों को ले जाएंगे हम? नहीं, एक बंदा होगा काबिल एतबार हमारे पूरे ग्रुप में से जिसको कहेंगे यार ये फंड रख लो। क्या रख लो? फंड रख लो। इसका मतलब कि हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। बैलेंस शीट तो बनाएगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इधर देखें, बैलेंस शीट बिल्कुल, एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी, तो बैलेंस शीट तो बनेगी, पर इसके अंदर होगा क्या? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या मतलब? कैपिटल नहीं है। क्या मतलब? भाई कैपिटल तो होता है ओनर का घर से लाया हुआ पैसा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओनर नहीं होता। जब कोई ओनर नहीं है तो फिर कैपिटल भी नहीं है। तो फिर क्या होता है? यही फंड होता है, यही फंड होता है। आपने 15 दोस्तों ने मिलके ट्रिप का प्लान किया, ठीक है जी, कि हम जी जाएंगे, वो चाइना बॉर्डर तक जाएंगे। अब सब ने मिलके पैसे इकट्ठे किए, पैसे पूल करके एक बंदे को पकड़ाए कि जी अब तुम भगा लो, टाइम कम है, सवाल पूरा नहीं होना, बात सुन लो, कहानी नहीं सुनोगे तो बात उसमें समझ नहीं आएगी जी। अब सब ने मिलकर पूल किए पैसे, अब एक बंदे के जेब में वो पैसे हैं। अब आपने कहा चलो ट्रिप शुरू करते हैं। बस में बैठे, किराया देने की बारी आई, उसने कहा किराया दो। उसने कहा क्यों? अपने अपने पैसे निकालो दो। या खुदा के बंदे, सबके पैसे तुम्हारे पास ही तो पूल्ड हैं, फंड में पड़े हैं, तो भाई इक्विटी विल बी रिप्लेस्ड
विद फंड। ओके, इसको मैं कल या परसों, कल शायद जनरल फंड का नाम दे दूंगा, फिलहाल फंड ही कह लें। प्रॉफिट या लॉस विल बी रिप्लेस्ड विद सरप्लस और डेफिसिट। डेफिसिट कब? जब कम पड़ जाए पैसे, तो अगर कोई पुराने फंड में पड़े होंगे तो वो यूज हो जाएंगे, इसलिए तो फंड में रखे होते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा ही फर्क है। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ही रिप्लेस हो गया। ठीक है, और बैलेंस शीट में सिर्फ इक्विटी का पोर्शन रिप्लेस हो गया। यहां पर हम लिखा करते थे, अगर आपको याद हो तो लिखा करते थे ओपनिंग कैपिटल, याद है? अब ये कैपिटल नहीं आ सकता, इसको हमने क्या कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है और इसकी जगह क्या लिख लेना है, फंड। बस इतना सा फर्क, कोई कैलकुलेशन में फर्क नहीं, कुछ भी नहीं। ओपनिंग फंड, ठीक है जी, ओपनिंग फंड। और वहां पर हम ऐड किया करते थे नेट प्रॉफिट, याद है? यहां पे हम ऐड करेंगे सरप्लस। और अगर कोई डेफिसिट आ जाए तो मैं डेफिसिट अभी नहीं लिख रहा, ठीक है। ड्राइंग्स माइनस हुआ करती थी, यहां ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ओपनिंग फंड प्लस सरप्लस क्लोजिंग फंड बन जाया करेगा। ठीक है, तो सही है? यस सर। तो आप एकदम से कंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में आगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में जाएंगे, कैश फ्लो में जाएंगे, सब में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। आप कहेंगे यार शुक्र है सिंगल एंट्री से जान छूटी, लेकिन वो करवाया इसीलिए जाता है कि आपके दिमाग की रगें खुल जाएं। ठीक है, अब आपको कुछ मुश्किल नहीं लग रहा। बहरहाल ओपनिंग फंड प्लस सरप्लस, ठीक है जी, क्लोजिंग फंड पे पहुंच गए। ओके, यहां तक कोई मसला? चल, अच्छा, इतना फॉर्मेट जल्दी से अगर नोट कर लें तो, जल्दी से का मतलब है 1 मिनट में। कुछ है नहीं, नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। मैंने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ाई अभी सवाल की, बस इन दो की बात की है तो इसको कर लें। ये मैंने करंट लिखा क्योंकि आज वाला सवाल बहुत छोटा सा सवाल है, उसमें नॉन करंट है ही नहीं ना, एसेट्स ना लायबिलिटीज। लिखा इसलिए ताकि आपको पता लग जाए, अगर हुए तो आज ध्यान रखना है। यानी कि आप उसे ऑनवर्ड्स नॉन करंट और करंट को अलग किया करेंगे लाजमी। सिंगल एंट्री खत्म हो गई, वैसे ही करना है लेकिन इसको भी, ये सिंगल एंट्री का ही बच्चा है ये टॉपिक। वो अब्बू दे बच्चा है। शानी मेरे जान, जल्दी से जल्दी से जल्दी कर यार, ऐसे तुमने लिखा तो हो गया नोट। ये क्या कर रहे हो? ये 1 मिनट दिया था, 2 मिनट हो गए। ओके, नेक्स्ट। मिनट हो गए 2 बेटा। पहली साइड तो मैंने साथ साथ नोट करवाई थी, उस तरफ तो कुछ है ही नहीं, बस अभी तो सिर्फ आपने ये लिखा। आज चूंकि एक ही फंड है, कोई नई चीज आएगी तो फिर मैं इसको जनरल फंड का नाम दे दूंगा और फिर उसको स्पेसिफिकली नाम देंगे। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे ही लिखिएगा बस। रोज लेक्चर लेंगे तो सारा तैयार होगा ये टॉपिक, वरना कहीं पे भी ये 5 से 6 दिन का टॉपिक होता है, तो ये कहीं पे भी आपने क्लास मिस की तो वो बीच में से बात निकल जानी है। आप एंड पे कहेंगे हैं ये क्या, तो एक दिन में 2 3 नई चीज़ें आएंगी रोज़ाना की बेसिस पे। आज कुछ नहीं, आज नई चीज़ जितनी थी वो बता दी, अभी एक चीज़ है छोटी सी। अच्छा जी, अब बात सुने, अगली बात सुने। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बोलो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पेज 192 पे जो है
पास पेपर 3 इस टॉपिक का, वो आपने ओपन करके उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए। सबके सामने है ये सवाल। सवाल में रिक्वायरमेंट बी पहले पढ़े, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया फॉर द ईयर एंडेड 30/9 पता नहीं 93, कौन सा पुराना सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ये लिया इसलिए ताकि बेसिक फॉर्मेट से गुजर जाएं। 192 ठीक है। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 30/9 बना लिया, बोलो। रिक्वायरमेंट सी, बैलेंस शीट बी एज ऑन 30/9/93 बनी हुई है, भर तो लेंगे, बना ली है। अब जरा रिक्वायरमेंट ए पढ़े। ट्रेडिंग से ही शक पड़ा, ट्रेडिंग, चलो। ट्रेडिंग अकाउंट टू शो द कह नहीं पा रहे आप, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, सुनो सुनो सुनो, नहीं कह पा रहे, तुमने कैसे कह लिया, देखा आवाज भी बदल गई बेचारे की। क्या लिखा हुआ है, नॉन प्रॉफिट, और यहां क्या लिखा हुआ। अब रुको रुको रुको, अब मैं समझाता हूं। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद नहीं है प्रॉफिट कमाना, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी अर्ज किया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती है। अब वो कहने लगे मुंह भी डिंगा कर दें, कोई चंदा देंदा है कोई नहीं देंदा, क्यों चंदा, तो ये वो वाला चंदा नहीं है, हफीज चंदा भी नहीं है, ये डोनेशन वाला चंदा है। आपको पता है हफीज का निकनेम चंदा नहीं पता, सरगोदा के जो लोगों को उन्हें पता होगा। बहरहाल सुने 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 सुने, टाइम कम है, सुन ले तुम। डोनेशन लेते हैं, कम मिलते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन भी कम है, तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेडिंग की एक्टिविटी कर लिया करती है, जिससे जो प्रॉफिट आता है वो घर नहीं लेके जाते ट्रस्टीज, ओनर्स नहीं, ओनर्स तो है ही नहीं, जो चला रहे हैं 2 4 10 लोग मिलके उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, वो घर कुछ नहीं लेके जा रहे, बल्कि वो जो प्रॉफिट कमाया उस ट्रेडिंग एक्टिविटी से उसको भी कहां खर्च कर दिया, उसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों को पूरा करने के लिए। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये स्पोर्ट्स क्लब शुरू किया हुआ था, स्पोर्ट्स क्लब हमने ये पीछे ही बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो भी लोग आते हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद जब निकलते हैं तो वो ज़रूरत महसूस करते हैं, कोई जूस पिए, कोई बोतल पिए, कोई पानी पिए। अब वो सारे वहाँ से निकलते हैं और बरकत मार्केट में एक खोखे पे चले जाते हैं, और वहाँ से जाके वहाँ पे जूस की वो दुकान भी खुली हुई है, वहीं पे कोका है, बोतल पीनी है, जूस पीना है, वहाँ से जाके पी लेते हैं। नहीं वो नहीं, स्पोर्ट्समैन का क्या काम सिगरेट के साथ, ठीक है। चुप करके सुने प्लीज़, फजूल ना बोलें, ये बातों बातों में टॉपिक ख़त्म हो रहा है, और करने दें मुझे ख़त्म प्लीज़ ये बात। अच्छा, आपने सोचा कि क्यों ना इन सब को यहीं पे रोका जाए, यहाँ से निकल के वो प्यास में बेचारे वहाँ तक जाते हैं, तो अगर यही इन्हें फैसिलिटी यहाँ पे दे दी जाए तो ये लोग यहाँ से निकल कर वो 4-5 टेबलें कुर्सियाँ लगा दी सही करके, अच्छी सी एक खोखा बनाया, एक बंदा वहाँ पे खड़ा कर दिया, उसको 2-3 मशीनें रख दी, जूस भी फ्रेश बना के दो, बोतलें भी रख दी, पानी भी रख दिया। अब जो खेल के निकले, किसी का मेहमान आ गया, वहाँ पे बैठे वहीं पे, या 2-4 दोस्त थे खेल के निकले, चलो यहीं पे जूस पीते हैं फिर घर चलेंगे, एक ट्रेडिंग एक्टिविटी हमने स्टार्ट कर ली। अब हम उस ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए फल फ्रूट, जूस, बोतलें, दूध वगैरह ये खरीदेंगे, परचेजेस, और फिर हम वो बेच रहे होंगे, सेल्स। तो ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू हो गई। अब ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी विद इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो नहीं करना। आज तो उसने रिक्वायरमेंट कह दिया, रिक्वायरमेंट ना भी होती तो हम इसको अलग ही रखते, वर्किंग वन हमारी ये बन जाती अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो। और ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, इधर देख, सेल्स लेस क्या हुआ करता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, आंसर आता था ग्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम आज तो बिल्कुल होती भी नहीं नॉर्मली यहाँ पे, लेस एक्सपेंसेस,
और नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो इनकम्स में शो कर देना, अगर नेट लॉस हो तो एक्सपेंसेस में शो कर देना जाकर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, बात समझे हो? बस बात इतनी सी ही थी। अब अपना सवाल ओपन करें। एक छोटी सी बात और बतानी है जी। हाँ, लेकिन हम ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है? अभी मैंने नहीं ना पढ़ाया हुआ आपको, वेजेस वगैरह आए तो आप कॉस्ट ऑफ सेल में डालने लगेंगे, फिर वो पूछने लग जाएंगे, ठीक है? तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट इसके लिए नहीं है। आपको एक प्रॉफिट की वर्किंग चाहिए, फिलहाल ऐसे ही चलने दो, फिर मैं कॉस्ट ऑफ सेल ओपन करके भी लिखना शुरू कर दूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज किसी वक्त। आज तो मैं वैसे ही चलाना चाह रहा हूं जैसे सवाल करते आ रहे थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से परेशान ना हो। ये ट्रेडिंग एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, ट्रेडिंग का होता है खरीदो फरोख्त। सवाल पे आए। द ट्रेजरर ऑफ कराची सोशल क्लब प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट। हो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अंडरलाइन करो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये नई चीज आ गई। चलो देखते हैं क्या। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 1900। ओपनिंग साइड पे देखो, करंट अकाउंट भी इसी में, डिपॉजिट अकाउंट भी ओपनिंग इसी में, कैश भी इसी में। दूसरी साइड पे क्लोजिंग देखो, तीनों आ रहे, कट्ठी रिसीट्स कट्ठी पेमेंट्स। और मुसीबत नहीं है, आसानी है। गौर करो तो क्या हुआ है, उसने कैश एंड बैंक को इकट्ठा ही दे दिया है। रिसीट एंड पेमेंट को अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसके ऊपर लिखो कंबाइंड लेजर ऑफ कैश एंड बैंक, इसको कहते हैं रिसीट पेमेंट। यानी वो टेंशन भी खत्म, कैश में आ रहे हैं पैसे या बैंक में आ रहे हैं, कैश से निकल के बैंक में जा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, सब कुछ यहां पे लिख दिया उसने। तो रिसीट एंड पेमेंट क्या है? कंबाइंड लेजर ऑफ कैश एंड बैंक। तो जिंदगी आसान होगी अब तो। हाँ, ये जो ओपनिंग नजर आ रहे हैं ये कहां यूज हो सकते हो? बोले, लेजर तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेजर तो नहीं बनाएंगे। क्यों? ओपनिंग अवेलेबल, डेबिट्स अवेलेबल, क्रेडिट्स अवेलेबल, क्लोजिंग अवेलेबल। क्यों बनाएं लेजर? क्यों बनाएं लेजर? ठीक है, तो अगर ये कहीं यूज हो भी सकते हैं तो वो क्या है? ओपनिंग कैपिटल की वर्किंग। अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, अब ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं, वो फंड तो है ना, फंड तो है, यहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ ये जगह बदली है। फंड प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट, ये तो वैसे ही है। यानी अगर फंड मिसिंग कर दे सवाल में तो कैलकुलेट करने का तरीका भी वही है। कैसे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कैपिटल, यहां पे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज फंड, ठीक है ना। तो अगर ओपनिंग फंड सवाल में मिसिंग होगा तो फिर ये बैलेंसेस वहां पर नजर आएंगे। तो 3480 को एनसर्कल करके लिख लो। अगर ओपनिंग फंड मिसिंग हो तो उसकी कैलकुलेशन में यूज होगा। ठीक हो गया? और क्लोजिंग कहां जाएगा फिर? क्लोजिंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। अभी लिख लेता हूं, ऐसे भूल ही ना जाऊं, ये पकड़ना जरा। अभी लिख लेता हूं, चलो इधर देखें, ऐसे 3 अकाउंट्स हैं, अलग अलग लिख दो। करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट और कैश। जी कितना कितना? 6400, 4600, 30। ठीक है, अभी से टिक कर लिया हमने, कोई मसला तो ना हो। ठीक है, तो कैश और बैंक इकट्ठे मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके डेबिट क्रेडिट को लिखने के लिए पहले लेजर होने चाहिए। बोलो, सवाल की अप्रोच वही है, ओपनिंग क्लोजिंग जिन जिन के अवेलेबल होंगे उनके लेजर्स ओपन करेंगे। ठीक है, तो इस रिसीट पेमेंट की तरफ बाद में आते हैं। पहले जरा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू यू में ए पढ़ें, क्या लिखा हुआ? क्या लिखा है जी? ओपनिंग क्लोजिंग आगे पढ़ भी लें, क्या कुछ लिखा हुआ?
ओपनिंग स्टॉक बॉटल्स, ये क्या? हाँ, ट्रेडिंग एक्टिविटी में बोतलें बेच रहे हैं शायद, ठीक है, तो फिर उसका स्टॉक पड़ा हो, यही तो उसने नीचे लिखा हुआ था, ट्रेडिंग काउंट टू शो प्रॉफिट राइजिंग फ्रॉम द बोतलें, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर ए में क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग। तो जिनके ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं उनके लिए लेजर ओपन करते हैं, हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू, वही काम है, बस ओपनिंग क्लोजिंग का ध्यान रखो। पहला लेजर, इधर देखो, बॉटल्स स्टॉक, ओपनिंग बताएं 16, क्लोजिंग 1850। आगे सब्सक्रिप्शन है, हाँ उधर नहीं, इधर मेरा लेजर बना हुआ है, हाँ जी, ऐसे नहीं मैंने इसको रख के रखा, आप तो दोबारा बनाएंगे, बस इसको मिटा देना। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनने लगा है जी। सब्सक्रिप्शन इन एरियर है तो रिसीवेबल एसेट या लायबिलिटी? वो एरियर तो पेएबल नहीं होगा, इनकम रिसीवेबल तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इधर देखो, पोस्टिंग देखो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ओपनिंग एरियर, एडवांस, तो रिसीवेबल का दूसरा नाम था ना एरियर, ये देखो रिसीवेबल एरियर, ठीक है ना, 770, और क्लोजिंग एरियर 6। आगे क्या है? एडवांस, कितना ओपनिंग एडवांस? आप कहोगे ये क्या बात हुई, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी है और अनअर्न्ड भी है, तो क्यों नहीं हो सकता? 50 मेंबर है, 40 ने एडवांस में दी हुई है, बाकी 10 ने नहीं दी हुई, हो सकता है ना, चेंज हो सकता है, तो एक वक्त पे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी हो सकती है, रिसीव और एडवांस भी हो सकती है, ओके। चले लो जी, उसके बाद क्या है? क्रेडिटर बॉटल्स, देखो सवाल उसी तरफ ही जा रहा है, बोतलों की परचेज निकलेगी, बोतलों के स्टॉक में जाएगी, बोतलों की कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, बोतलों के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, बोतलों का जीपी निकलेगा और वहां चला जाएगा, बस इतनी सी बात जी। ओपनिंग 133, क्लोजिंग 1150, ठीक है। रेंट एंड रेट्स एक्रूड, देखो ऊपर सब्सक्रिप्शन एक्रूड थी यानी एरियर थी, तो वो रिसीवेबल कहा, और इसको क्या कह रहे हो आप? पेएबल कहा था आपको, ये अल्फाज, ठीक है। आप कहोगे रेंट एंड रेट इनकम नहीं हो सकती, भाई रेट तो नहीं ना हो सकती इनकम, तो फिर वो एक्सपेंस वाले की ही बात कर रहा था, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस मैंने कहा था ये नहीं है टेक्निकली सही, लेकिन चलो रेंट का अकाउंट, ओपनिंग 750, क्लोजिंग 820। नेक्स्ट क्या है? फिडेलिटी बॉन्ड, इसको ना आप ब्रैकेट में लिख लें लायबिलिटी, बस इसमें मूवमेंट नहीं है, कल समझाऊंगा ये क्या है, पुराना एक कॉन्सेप्ट है, अब नहीं है मार्केट में लेकिन लिखा हुआ है, इसलिए चेंज नहीं किया यहां से क्योंकि आईकेएफ के पास पेपर में फिडेलिटी बॉन्ड, ओपनिंग लायबिलिटी है, बस लिख लें, क्लोजिंग भी, तो लायबिलिटी है तो क्लोजिंग हमें भी चला जाएगा, ठीक है ना, ओके ओके। एडजस्टमेंट भी बाद में पढ़ते हैं, अब एंड पे ले, ये सवाल खत्म हो गए, नहीं नहीं थोड़ा सा काम रहता है, क्या वो ऊपर रिसीट्स एंड पेमेंट्स पोस्ट करनी रह गए, तो 1 मिनट का काम है। देखें ओपनिंग लिखे गए, हाई क्या आ रहा है? सब्सक्रिप्शन, बोलो एंट्री बोलो, कैश या बैंक? भाई लिखो कैश एंड बैंक, या लिखो रिसीट एंड पेमेंट, जान छुड़ाओ बस, जब उसने इकट्ठा रखा है तो आपको अलग करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब एंट्री होने लगी है, उसी तरह से टिक करोगे, रिसीट पेमेंट डेबिट, यहां पे कैश नहीं है ना, रिसीट पेमेंट आ गया बस, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, कितने से? 13690, एंट्री करते जाओ, टिक करते जाओ, जल्दी जल्दी, ठीक है। एंट्री के अलावा नहीं करना, टिक हो गया स्टेप, बस वही स्टेप्स चल रहे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, पेमेंट सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। बेटा ये कुंडी लगा दो जरा, ये खोल खोल के चातियां मारते रहेंगे, 2 मिनट की बात है, हर बार खुलने से 5 मिनट ऊपर हो जाने जी। अच्छा देखें जी, नेक्स्ट क्या है? बॉटल सेल्स, एंट्री बोलो, रिसीट पेमेंट डेबिट सेल्स क्रेडिट,
किसी वजह से मैंने, ये बॉटल ट्रेडिंग अकाउंट है जी, किसी वजह से मैंने ब्रैकेट में ये एंट्री करना चाहिए, ये 2 मिनट में समझ आ जाएगी बात, लेकिन फिलहाल एंट्री करें 324,850, ये टिक किया आपने, रिसीट पेमेंट डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोई कंप्यूटर पड़े होंगे, कबाड़िया आया उठा के दे दिए, पैसे मिल गए, क्या है, इनकम है, अदर इनकम शिनकम, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ इनकम होती है, यहाँ पे सिर्फ इनकम है। या बोतलों वाली है, उसको इधर ले आएंगे, बोतल स्पेसिफिक एक्सपेंस भी इधर आ जाएगा, बाकी सारी इनकम एक्सपेंसेस यहाँ पे। तो फिर सिंपल सी एंट्री है, नो इशू, रिसीट पेमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट, और इनकम का नाम लिख देंगे, अदर सेल, बस ठीक है, फ्रॉम डिवाइसेस आप लिख लेंगे आगे, कितना 4570। नेक्स्ट क्या है, लेगेसी कहते हैं विरासत, लिख लें, लेगेसी विरासत। हमारा एक मेंबर था, उसको हमारा क्लब बहुत पसंद आया, उसने कहा ये तो आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा है, तो उसने वसीयत में लिख दिया, वसीयत में लिख दिया कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे इस टोटल विरासत में से इतने पैसे इस क्लब को दे देना, इसको कहते हैं लेगेसी। तो भाई वो मर के दे के जाए या जीते में दे जाए, हमारे लिए तो इनकम है, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या है, एंट्री बोलो, क्या, रिसीट पेमेंट डेबिट, काफी बातें जो आहिस्ता से समझ आएंगी, ठीक है। लेगेसी बहरहाल इनकम है, सिंपल सी बात है, मतलब बता दिया लेगेसी का, रिसीट पेमेंट डेबिट, हाँ इनकम में आकर लिख दो लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर जी, 2000 टिक करते जाए, फॉर्मर पुराना मेंबर, ठीक है जी। नेक्स्ट, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट, वो जो ऊपर डिपॉजिट अकाउंट आ रहा है, उस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट इनकम आ गई, तो इंटरेस्ट इनकम की एंट्री क्या है, सिर्फ बॉटल की रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस यहाँ है, बाकी सब इधर, तो इनकम है, सिंपल, बचपन में चले गए वापस, एंट्रियां हो रही हैं, बोलें, रिसीट पेमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से 420, डेबिट इज ओवर, डेबिट इज ओवर, रह गया क्रेडिट। क्रेडिट देखें, पेमेंट फॉर बॉटल परचेजेस, एंट्री करेंगे परचेजेस डेबिट, नेवर, उसूल अभी भी वही है, मैंने कहा वो अब्बू था टॉपिक, ये बेटा है टॉपिक, उसूल वही है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेज का लफ्ज आएगा, पेमेंट टू, आप कहोगे कैश भी इधर ही पड़ा है बैंक की, मैंने कहा तो इकट्ठा कर दिया ना, जान ही छूट गई, तो एक ही जगह पेमेंट्स आ रही हैं, तो ये क्या होंगी, पेमेंट टू द क्रेडिटर, बोले जी एंट्री, क्रेडिटर डेबिट रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट, कितने से 12230, मुश्किल लग रहा है कुछ। नेक्स्ट, रेंट एंड रेट, वही उसूल, अकाउंट मौजूद है, रेंट एंड रेट डेबिट सम 88, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रिसीट पेमेंट टिक करते जाओ क्रेडिट। पेमेंट टू एंटरटेनर्स, वो कोई अपने मेंबर को खुश करने के लिए बंदर वाला मंगवाते हैं, वो डुगडुगी बजाता है, बंदर डांस करता है, वो खुश होते हैं, उसको पैसे दिए हैं, तो सिंपल एंट्री बोले, अकाउंट नहीं है तो डायरेक्ट, अकाउंट नहीं है तो डायरेक्ट, ठीक है, बोले एंटरटेनर के लिए एक्सपेंस किया कितना 333, लगता है रोज ही आता है बंदर वाला, इतने पैसे दे दिए, टिक करें। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लेजर नहीं है तो डायरेक्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट 1720, टिक करते जाएं, एंट्री तो हो रही है, नोट करना को खास जरूरी भी नहीं है, सोल्यूशन तो मौजूद है, इतना आसान सवाल है, सुकून से कर सकते हैं, ओके। लास्ट क्या है, जनरल, नहीं है लेजर, कोई बात नहीं, जिसका लेजर ना हो, कितना 44, उसके बाद क्या है, हाँ ये वेजेस उधर नहीं जा सकती, आपको कहा बॉटल स्पेसिफिक इनकम्स भी इधर, बॉटल स्पेसिफिक एक्सपेंसेस भी इस ट्रेडिंग अकाउंट में, तो अलग कर लो, वेजेस के लफ्ज ने परेशान करना था इसीलिए मैंने अलग ही रखा इसको फिलहाल, तो बोले जी बॉटल
टूवर्ड वो जो भाई साहब रखे हुए हैं हमने खोखे पे, उनकी तनख्वाह। ठीक है जी, एंट्री बोले 8300 से ये एक्सपेंस डेबिट, इस एक्सपेंस को उधर नहीं लिखा, यहां पे तो नेट ही लेकर जाएंगे उधर। ठीक है, और बैंक क्रेडिट टिक कर लिया, ये क्लोजिंग्स आ गए। ओके, अब सवाल खत्म है। एडजस्टमेंट बी नहीं पढ़ाई, छोड़ो, कुछ भी नहीं है उसमें, एक आधे मिनट की बात है, छोड़ो, सवाल खत्म है। इधर देखो, इधर देखो, सबकी तवज्जो, कुछ नहीं है इसलिए कह रहा हूं, इधर देखो, नोट करने में ना लगे रहना, आसान से भी ज्यादा बात है, आसान। देखो वही स्टॉक का अकाउंट है, हम इसके पास आए, इसने कहा भाई साहब क्रेडिटर्स ले आओ तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दूंगा। हमने कहा कोई नहीं, हमारा दोस्त मौजूद है, परचेजेस काट के लिखते थे स्टॉक, याद आ रहा है? ये तो ऐसे पहले दिन सिंगल एंट्री का सवाल इससे बहुत ज्यादा मुश्किल था, कुछ भी नहीं, पहले दिन वाला। और अब हम कहां पे जी, 1 2, ये क्या आ गई परचेजेस 1 2, ये हमने कहा वर्किंग 2 में देखो, जगह देख लिया, ये लो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, 11,830, यही है। ये कहाँ चली गई 11,830, ये हमने कहा वर्किंग नंबर 1 से आए। इनके स्टॉक्स को ले जाओ ताकि मिस ना करो। बॉटल स्टॉक कितना 18, ताकि इसको मैं कहूं और एक, इससे जो होना था हो गया। क्रेडिटर का क्लोजिंग भी ले जाओ, बॉटल क्रेडिटर्स 1150। कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा? कुछ जरा सा भी कोई मुश्किल फीलिंग हो वहीं में रोक लेना। मैं वैसे स्लो हो गया, हालांकि क्लास लंबी होगी, मैं फिर भी स्लो कर रहा हूँ, ये ना लगे बच्चों को पहले दिन ये हो गया, हालांकि कुछ नया कर ही नहीं रहे। आगे आए, इसने कहा प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग ले जाओ, कितना बनता है 7950। हमने कहा भाई हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही नहीं। उसने कहा कोई गल नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर तो है, उसमें भी तो एक्सपेंसेस जाते हैं, उधर ले जाओ, कोई नई बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर है। मैंने कहा हाँ ये तुमने काम की बात की। क्लोजिंग बैलेंस, वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग का रेफरेंस 379, और क्लोजिंग में लायबिलिटी है रेंट पेएबल 820। होता जा रहा है काम खुद ब खुद, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसके क्लोजिंग ने कहाँ जाना है, बस लायबिलिटी में। फिडेलिटी बॉन्ड, ये क्या है कल बताऊंगा, 200, और इसका ओपनिंग यहां पर आपने ओपनिंग फंड कैलकुलेट करना है ना, वहां पे यूज होगा। ठीक है, आगे आए, इसने कहा प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग ले जाओ, इनकम कितनी 134813, कहता है ले जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में। हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस, कहा कोई बात नहीं, जो है उधर ही ले जाओ। कहा हाँ ये काम ठीक तुमने बताया। सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी, वर्किंग का रेफरेंस 5। क्लोजिंग्स में सब्सक्रिप्शन एडवांस में लायबिलिटी है, देखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी है, वो देखो लिखा हुआ है लायबिलिटी, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट है इन एरियर्स जी 600। अब रह क्या गया है, रह क्या गया है, फंड नहीं, अभी बोतलें भी रहती हैं। अब बोतलों की एडजस्टमेंट है बहुत ही आसान, लेकिन मेरी बात मान लो, अभी कल पे इसको रखो, अभी सिर्फ मैं इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूं। इधर देखें 400, बहुत ही आसान है, जो बोल रहा हूं आसान है तो वाकई आसान है। इधर भी ऐड कर लो और कैश में भी ऐड कर लो, कितना है 480 है ना,
ये कैश काट के लिख लो 510, ये समझा के ही लिखना था इसीलिए मैंने यहाँ पे 30 लिखा हुआ था। बहरहाल प्लीज ये एंट्री असल में हुई है, दिल कर थोड़ी सी बात कर दूं। कैश डेबिट सेल क्रेडिट हुआ क्या था, डे एंड पे एक दिन वाली सेल उसने नहीं जमा कराई थी अकाउंटेंट को। बहरहाल कल बात करूंगा इस पर, ठीक है। सेल्स टोटल बता दें, 2533 जीपी 13, नेट प्रॉफिट 51, चेक कर लें 13, ये ना उस भाई साहब ने 135 शायद सोल्यूशन ओपन किया हुआ था, क्या किया हुआ था वहां पे कुछ और तरह से है जी। 13 ये अब सही है बेटा, यार आपको को मसला है बेटा, ये फिगर यही है, ये फिगर यही, ये सही है, ये सही है, ये बताएं, बस ऐसे बताएं। आप बताएं नेट प्रॉफिट गलत लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं ये गलत है, अब ये तो सारी हैं मेरे लिए, तो ये ही है सारी, ठीक है। 5200 नेट प्रॉफिट आया, इनकम्स में ले आए 50 नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग, लेकिन इसमें आपने वर्किंग का रेफरेंस नहीं देना, ये रिक्वायरमेंट ये थी, ठीक है ओके। अब कोई सब टोटल नहीं, पर्चे में भी नहीं करने, जस्ट कैलकुलेटर उठाना है, ये प्लस करने हैं ये माइनस करना है, तुम ना करना, कर लो यार। 25 मैंने कहा सब टोटल नहीं करना, टोटल टाइम बचाना है पेपर में। 63 ये चेक कर लें जरा, 2-3 बच्चे पास होने वाले कैलकुलेशंस कर रहे हैं। 6350 सरप्लस है, 6350। अब इधर देखें प्लीज, बस छुट्टी है छुट्टी, इधर देखें सारे ओपनिंग एसेट्स वहां लिखे हुए थे 3480, उनको एनसर्कल किया हुआ है ओपनिंग कैलकुलेटर में, एस से लायबिलिटी माइनस लायबिलिटी माइनस लायबिलिटी माइनस एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस ओपनिंग फंड। कोई बात नहीं बेटा, आप नहीं बताना। 81 तो यहां पर भी आ जाएगा। अब 8150 कंफर्म है, ओके। सुने सुने सुने, मैं क्या कह रहा हूं, ओपनिंग फंड सवाल में मिसिंग है, कोई मसला नहीं है, ओपनिंग बैलेंसेस अपने लेजर से उठाएं, लेकिन रिसीट पेमेंट वाला भूल ना जाना, इसलिए लिखवा के आया था। तो वो वाला पहला लिख के 3480 प्लस 1630 माइनस 1330 माइनस 750 माइनस 200, ये दोनों आ रहे हैं, प्लस 770 माइनस 250 ओपनिंग फंड आएगा, बैलेंस करेंगे तो बैलेंस होगा, ठीक है। कर लेना, होमवर्क में एक क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। पास पेपर